होता था वहां इस्तीफा होने की शुरुआत हो गई। अब अमित शाह से इस्तीफा मांगा जा रहा है, राहुल गांधी ने कल चिट्ठी लिख दी है। अभी आगे और कहानी बढ़ेगी, इसीलिए क्योंकि पुलिस ने जो अत्याचार किया है, जिस बर्बरतापूर्ण ढंग से छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, पैलेट गन्स दागे गए हैं, महिलाओं के जो लड़कियां हैं उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उनके ऊपर दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया है, ये सारी तस्वीरें सबके पास सोशल मीडिया के जरिए उपलब्ध हैं। और इसके बाद फाइनली देश के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको फाइनली इस पर संज्ञान लेते हुए याचिका को स्वीकार करना पड़ा और आज सुनवाई हुई है। 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने, और इन्होंने साफ साफ कुछ बातें तो कही हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी फैसला नहीं आया। इस पर कल सुनवाई होगी, क्योंकि बातें बड़ी अच्छी होती हैं, प्यारी प्यारी बातें होती हैं, सुन के दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है कि वाह, चीफ जस्टिस साहब ने या जस्टिस महोदय ने ये कह दिया, वो कह दिया। लेकिन जब फैसला आता है तो कुछ और आता है, लोग दुखी हो जाते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या फैसला आएगा। मगर एक आज की सबसे बड़ी घटना जो है वो है इधर लोकसभा में इस बिल का पेश होना। बिल तो पेश हो गया, लेकिन संसद की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए ठप कर दी गई है। और इतनी जल्दी आखिर इस कार्यवाही को ठप करने के पीछे की रणनीति क्या है? क्योंकि यहां विपक्ष अगर बोलना शुरू करेगा कि भैया आपने जो बिल दिया है वो बिल कम से कम विपक्ष को 24 घंटा पहले मिलना चाहिए था, और आप सीधे लेके आ गए हैं और कह रहे हैं अब इस पर चर्चा करिए। चर्चा तो तब करेंगे जब बिल पढ़ेंगे, और जब बिल पढ़ेंगे ही नहीं तो चर्चा में क्या भाग लेंगे? ये भी बातें होती हैं। समीर जी, आप तक आना चाहता हूं, हमारे साथी आप दोनों आगे बढ़ाइए, और क्या कुछ यहां देख रहे हैं आप, और यहां से कैसे इस आंदोलन को, जिस आंदोलन की शुरुआत हुई है, उस आंदोलन के फिर से खत्म हुआ है जो आंदोलन, उसके शुरुआत की गाथा लिखी जा रही है, पटकथा लिखी जा रही है। राजीव जी, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि किस तरीके से ये बिल से पता लगता है कि इस बिल को लाने के अलावा और कोई मकसद नहीं है कि संसद में इस पर चर्चा किसी और पर हो या ना हो, जबकि वहां चर्चा इस पर हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन छात्रों के ऊपर बर्बर तरीके से पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, और क्यों नहीं होगी, उस पर सरकार सदन में चर्चा करे और जवाब दे कि क्या कार्रवाई की गई है और क्यों ये लाठी चार्ज उन पर किया गया है, आखिर उनसे उनको कौन सा खतरा दिखाई पड़ रहा था। लेकिन इस पर कुछ कोई बात स्वीकार नहीं की गई है। लेकिन यहां संसद परिसर में लगातार या पूरा का पूरा विपक्ष नारे लगा रहा है और मांग कर रहा है कि जिन पुलिसकर्मियों ने वहां पर लाठीचार्ज किया, छात्रों को मारा पीटा, घायल किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार देखते हैं कि किस तरीके से ये यहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। संसद परिसर में विधेयक पेश कर दिया गया है दबाव में। स्पीकर ओम बिरला ये भी कह रहे हैं कि शुरुआत है, लेकिन जब शुरुआत है अमलेंदु जी, तो 2024 वाला विधेयक क्या था, उस पर भी बात करेंगे। एक बार देखते हैं किस तरीके से यहां ये प्रदर्शन विपक्षी सांसदों का हो रहा है। इसमें सभी जो विपक्ष के सांसद हैं वो यहां इस प्रदर्शन में शामिल है। देखते हैं एक बार क्या नारे लग रहे हैं। और नारे भी यहाँ विपक्ष ने थोड़ी सी एक तरीके से कहा जाए कि एक चोरी का काम किया है अमलेंदु जी। वो नारे चुरा लिए जो जंतर मंतर पर हम लोग सुन रहे हैं। जो जंतर मंतर पर नारे लगे थे वो नारे यहाँ जो ये लोग ले आए हैं। हालांकि जब वहाँ से कई नारे निकल कर आए, अगर सारे नारे ले लिए जाए समीर जी, तो मोदी जी तो वैसे भी जो भाग छूटेंगे, वैसे ही नहीं आते, जो आते भी हैं 10-5 मिनट के लिए वो भी नहीं आएंगे। नहीं, फिर हो सकता है वैसी रील बनाने लगे, चूंकि फ्रेंड्स और गाइज इस टाइप में तो उन्होंने शुरुआत कर दी है। नहीं तो बंदर पे क्या रील बनाएंगे। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे ये प्रदर्शन कैसे हो रहे हैं और नारे क्या लग रहे हैं। ये वो नारे भी हैं जो आप जंतर मंतर पर छात्रों से, युवाओं से सुन रहे थे। देखते हैं इस प्रदर्शन की तस्वीरें। अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब अमित शाह जवाब दो। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार
तो ये वहां पर ये प्रदर्शन लग रहा है अमित शाह जवाब दो, चूंकि अमित शाह से जवाब इसलिए मांगा जा रहा है कि जवाब उन्हीं को देना है। दिल्ली पुलिस उन्हीं के अधीन है और दिल्ली पुलिस ने बहुत ही बर्बर तरीके से छात्रों को छात्राओं को लड़कियों को पीटा है और उन्हें घायल किया है, जबकि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर पर। और क्यों किया गया है, क्या उनको खतरा था, ये इसका जवाब चाहिए। लेकिन अब इसका जवाब देने के बजाय वो विधेयक ले आया गया है। पर अमलेंदु जी, लगता नहीं है कि विपक्ष बिना पुलिस वालों पर कार्रवाई के मानेगा, चूंकि पुलिस कार्रवाई, सवाल यह है कि पुलिस ने अगर ये कार्रवाई की है तो अपने से नहीं की है, उनको निर्देश मिले थे और तभी कार्रवाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, और ये राहुल गांधी ने कल फिर एक बार जो था स्पष्ट कर दिया था ये सवाल पूछकर कि अमित शाह जी आपको ये जवाब देना होगा कि ये फैसला किसका था छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठीचार्ज करने और कील लगी लाठियां था वो सब चलाने का। ये आपको जवाब देना होगा और अगर आपका फैसला था तो फिर संसद में बात होगी, आप इस्तीफा दीजिए। आपका फैसला नहीं था तो जिस अधिकारी ने ये फैसला लिया उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसको बर्खास्त किया जाए। तो यानी अब जान जो फंसी हुई है अब आके फंसी है अमित शाह की। धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अमित शाह के इस्तीफे के लिए विपक्ष अड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि आज जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें साफ तौर पर अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह जिम्मेदार ठहराया जा रहा है उनको छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए और छात्रों पर जुल्म के लिए। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर आई है समीर जी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया था कि जस्टिस सूर्यकांत जो CJI है उनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक गारंटी है और इसको कुचला नहीं जा सकता है, ये उनका कहना है। जो 2 दिन पहले उज्जवल भुइया ने बहुत बड़ी टिप्पणी और गंभीर की थी कि क्या कुछ हो रहा है न्यायालयों में। हाँ, चूंकि जस्टिस सूर्यकांत काफी ज्यादा निशाने पर, मांग तो ये भी हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद जस्टिस सूर्यकांत भी इस्तीफा दें, चूंकि जस्टिस सूर्यकांत ने वो याचिका नहीं सुनी, उठाकर फेंक दिया था। और हालांकि उन्होंने कहा कि साहब वो याचिका नहीं थी, अगर याचिका नहीं थी तो क्या था वो, आपके पास अगर चिट्ठी भी पहुंची तो आपने उसे उठाकर फेंक क्यों दिया। हर याचिका समय नहीं, आपके पास समय नहीं, आप ये कह रहे हैं। आपकी नाक के नीचे जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में छात्र जुटे हुए हैं पूरे देश भर से, और आप कह रहे हैं कि ये बेमतलब की याचिका है, इसको फेंक दो। हाँ बिल्कुल, इसको फेंक दो। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम, उन्होंने साफ मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ अब जस्टिस सूर्यकांत भी इस्तीफा दें, चूंकि जो जुल्म हुए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट आंखें मूंदे रहा, आंखें ही नहीं मूंदे रहा, बल्कि जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कह दिया कि हमारा समय बर्बाद मत कीजिए और अपना भी समय बर्बाद मत कीजिए, हमारे पास ये सुनने के लिए टाइम नहीं है। तो ये भी उठ रहा है। बिल्कुल एक स्वर से विपक्ष इस पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहा है कि वो संसद में इस पर जवाब दे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो कुछ किया है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो जिम्मेदार है, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन संसद के परिसर में जो कुछ हो रहा है वो आप तस्वीरें देख रहे हैं। विपक्ष वहां लगातार प्रदर्शन कर रहा है और अपनी मांग कर रहा है। सुनते हैं कांग्रेस की नेता और सांसद प्रियंका गांधी ने क्या कहा है। वहां पर जो छात्रों पर जिस तरीके से बर्बर लाठीचार्ज हुआ है उस पर आखिर किसकी जवाबदेही है, सुन लेते हैं प्रियंका गांधी को क्या कह रही हैं। माफीनामे की मांग कांग्रेस लगातार कर रही है कि पहले माफी मांगी जाए, उसके बाद ही चर्चा। देखिए, मैंने सुना है कि अभी भी FIR फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ, ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ। अखिलेश, तो ये यहाँ पर प्रियंका गांधी कह रही है, और ये जो बात उन्होंने कही अमलेंदु जी, जगह जगह जो प्रदर्शनकारी, खासतौर पर हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में, पटना और अन्य जगहों पर जो इन्होंने परसों प्रदर्शन किया था अब दिल्ली में छात्रों के खिलाफ हुए बर्बर कार्रवाई को लेकर, उन छात्रों को जगह जगह उनके हॉस्टल में जहां रहते हैं उनकी तलाश की जा रही है और बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये खबरें आ रही हैं, हालांकि बहुत सारी खबरें ये प्रमाणित नहीं है, लेकिन प्रमाणित भले ना हो, लेकिन ये खबरें आ रही हैं। बहुत सारे छात्रों के परिजन आकर ये शिकायत कर रहे हैं और पुलिस से पूछ रहे हैं कि कहाँ गया, कहाँ लेकर गए उनको। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, कहाँ लेकर गए इसको सवाल उठ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि वहाँ AK-47 चलाई गई है। आज ये राज्यसभा में भी मसला समीर जी उठा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने इस मसले को उठाया, कहा कि अमित शाह को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, अमित शाह को इसको जिम्मेदार ठहराया इसको लेकर। हालांकि फिर वहाँ भी जो थी राज्यसभा स्थगित कर दी गई थी, वो भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरीके से ये मसला उठाया कि AK-47 का इस्तेमाल किया गया और छात्रों पे किया जा रहा है और अमित शाह को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। अब छात्रों पर जो जुल्म हुआ है उसके लिए अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया जाए, विपक्ष की ये सबसे बड़ी मांग है समीर जी। ये बिल्कुल, ये सबसे बड़ी मांग है, उनको जिम्मेदार ठहराया जाए, और अगर जिम्मेदार वो हैं तो फिर धर्मेंद्र प्रधान की तरह वो भी इस्तीफा दें। निश्चित तौर पर ये एक दबाव बढ़ गया है प्रधानमंत्री
मंत्री के ऊपर और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर। अब देखते हैं क्या कुछ हुआ, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही पर जैसे ही ये मामला उठाया तो फिर से वही प्रक्रिया शुरू की गई या दोहराई गई जो पहले से की जाती रही है, यानी कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं कि 47 जैसे घातक हथियारों से छात्रों के ऊपर बिहार में हमला किया गया है। सुनते हैं, देखते हैं राज्यसभा की कार्यवाही जब मल्लिकार्जुन खड़गे ये मुद्दा उठा रहे थे। फर्स्ट एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्लीज। Sir, I have given a notice under Rule 267 of the Rules of Procedure. Kharge ji, it is already, I have given the ruling. That ruling has not been designed by me. That has been designed by our predecessor, Krishnakant ji, under the membership of Manmohan Singh ji, Pranab Mukherjee, Vajpayee ji, and so many leading personalities. Again and again we are raising this. This is, see, I have to go by the rules or I have to break the rules. You tell me. In this house only, Honorable Deputy Chairman, he told in some important occasions. Rarest of the rarest occasion, then only it is possible. This is a rarest subject. The rarest of the rarest should be consensus of the whole house. It is not there what I can do. It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. The palace. House is getting again to make arrangements and Amit Shah is responsible. तो ये उस पर चर्चा की मांग होते ही और वहां पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई, चर्चा पर कोई नहीं। और कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि देश के अब तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि AK-47 जैसे घातक हथियारों से छात्रों के ऊपर हमला किया जाए, उनको गोली मारी जाए। लेकिन ये हुआ है, बिहार में हुआ है और वहां पर कई जगहों पर हुआ है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और उन हमलों के बाद जो प्रदर्शन कर रहे छात्र थे उनको अब जबरदस्ती जबरन उनको ढूंढा जा रहा है और ढूंढकर जेलों में ठूंसा जा रहा है। ये आरोप लगातार लग रहे हैं अमलेंदु जी। बिल्कुल 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 समीर जी, ये आरोप लग रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा जो है गंभीर आरोप लग रहे हैं इसके ऊपर। और आज लोकसभा में इस पर KC वेणुगोपाल जो हैं उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, काम रोको प्रस्ताव यानी इसको कहते हैं। और रेणुका चौधरी ने जो है ये राज्यसभा में इसके दिया है इसको काम रोको प्रस्ताव। ये जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, छात्रों पर गोली चलाई गई, पैलेट गन चलाया गया, इन सबको लेकर इस पर चर्चा के लिए कि अमित शाह को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, इसके लिए दोनों सदनों में काम रोको प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। लेकिन चर्चा इस पे होगी नहीं, ये तो साफ समझ में आता ही है समीर जी। हाँ बिल्कुल, 2 बजे तक के लिए दोनों ही हाउसेस को यानी सदन को स्थगित कर दिया गया है, लोकसभा को भी राज्यसभा को भी। लेकिन लग ऐसा रहा है कि जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी विपक्ष मानेगा नहीं और वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेगा। इस पर चर्चा की मांग दोनों तरफ से ये स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए गए हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन यहां जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई और उसके बाद जिस तरीके से पटना में जो कुछ हुआ है वो बहुत गंभीर बनता जा रहा है अमलेंदु जी, क्योंकि पटना में मारा पीटा ही नहीं गया, छात्रों को ढूंढ कर उनको जेल में और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे कायम करने की कोशिश की जा रही है, जो यहां भी किया गया था जंतर मंतर में भी। लेकिन आखिरकार सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, वही काम वो वहां बिहार में कर रही है। पप्पू यादव है वहां पर, पूर्णिया से सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर, किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ जो अपनी मांगों को लेकर और पुलिस बर्बरता के खिलाफ वहां आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। सुन लेते हैं पप्पू यादव को। देखिए ये है, तो ये पोस्टर के जरिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं? भैया इतना बड़ा बच्चे देश के आतंकवादी हैं, हमारी बेटी क्या अपराधी है, क्या गुनाहगार है, क्या आवाज उठाना अपने अधिकार की, अपने सपनों के लिए क्या ये गलत है? क्या आप NSA का धमकी देंगे? क्या रात रात भर आप तंग करेंगे? क्या रात रात भर बच्चों के घर उनके माँ बाप को तंग करेंगे? 47 से आप गोली चलाएंगे, उसके बाद उसका इलाज नहीं करेंगे? पटना में छात्र अध्यक्ष पटना यूनिवर्सिटी सहित 300 और विधायक, माले के विधायक को आप जेल भेज देंगे?
इतना बड़ा जुर्म करेंगे। इस तरीके से लगातार बिहार में अभी तक 800 बच्चों को जेल भेज दिया गया और आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। पटना पुलिस बच्चों के साथ आतंकवादी का व्यवहार कर रही है। उसके बाद आप कह रहे हैं, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। उसके बाद आप कह रहे हैं क्या करना चाहिए? या तो वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, या तो हम लोग की स्थिति है कि या तो मरे करो या मरो की स्थिति है। वहां पर 800 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पोस्टर जारी किए गए हैं। अब जैसे आतंकवादी है, यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कार्रवाई क्यों की जा रही है? इसलिए कि सरकार के खिलाफ कोई बोलने न पाए, इतना डरा दिया जाए, इतना उसको धमका दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये इसी तरीके से, और ये यूपी मॉडल पूरा है वहाँ। आपको याद होगा कि CA NRC का जब आंदोलन हुआ था तो यहाँ भी जो थे इसी तरीके से पोस्टर लगाए गए थे। और ये पोस्टर जिस तरीके से लगाए थे, पूर्व IG SR दारापुरी, तमाम जो कांग्रेस के नेता थे, दूसरी पार्टियों के नेता थे, तमाम बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके पोस्टर। वो तो बाद में हाई कोर्ट का आदेश आया कि सारे पोस्टर हटवाने पड़े, लेकिन काफी दिनों के बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी वो पोस्टर्स लगे रहे थे समीर जी। जी हाँ, हटे तब भी नहीं, हटे तब भी नहीं। तो ये केवल जो था वो कुर्की जो थी वो रुक गई थी। जी हाँ, जो कुर्की वाहन थे वो केवल रुक गए थे, बाकी सब कुछ होता रहा था। तो ये मॉडल वहाँ पहुँचा है। और इधर समीर जी, नेहा जो आइसा की अध्यक्ष हैं, वो आज पटना पहुँच रही हैं। यानी ये आंदोलन अब बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हो सकता है। CJP ने भले ही समझौता कर लिया हो, लेकिन आंदोलन जो है वो जारी है। और अमित शाह के इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार की जा रही है कि ये जो सब कुछ किया गया है अमित शाह के इशारे पर किया गया है, अमित शाह को बर्खास्त किया जाए, ये मांग अब उठना शुरू हो गई है। बिल्कुल, अब ये मांग सीधे कि अमित शाह इस्तीफा दें या उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर पर वहां छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनको बहुत बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा पीटा गया है, पेलेट गन से हमला किया गया है, शरीर पूरा छलनी कर दिया गया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और उसके लिए सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। ये यहाँ पर संसद में मांग की जा रही है कि इस पर चर्चा हो, जवाब दें गृह मंत्री अमित शाह, और इसके नीचे किसी बात पर स्वीकार नहीं। लेकिन इस बीच यहाँ पर लोकसभा में पेश कर दिया गया है जो पेपर लीक विरोधी विधेयक है, और उसको विधेयक पर उस पर चर्चा कराई जाएगी। 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़ा हुआ है। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? पेपर लीक को लेकर सरकार कितनी गंभीर है और क्या कुछ करना चाहती है, उसकी गंभीरता हम लोग अभी दिखाएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का कैसे एक विजेता की तरह स्वागत हो रहा है, वो तस्वीर भी हम लोग देखेंगे। पहले अखिलेश यादव को सुन लेते हैं, जो पेपर लीक को लेकर सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। का क्या रुख है, चूंकि कांग्रेस तो बार-बार अपॉलॉजी डिमांड कर रही है। देखिए, विपक्ष एक है और अभी विपक्ष के दलों की बैठक है, इंडिया गठबंधन के सभी लीडर्स बैठक करेंगे और जो फैसला होगा आपको जानकारी में ला दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की एजुकेशन का, एग्जामिनेशन का ये जो संघर्ष है बड़ा है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है इसने शिक्षा को चौपट कर दिया है। एजुकेशन में कैसे अपने लोगों को बैठा दे, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों को। और मैं बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर युवाओं के, नौजवानों के, उनके मनोबल को और उनकी चेतना को। ये सरकार उनकी चेतना को चुनौती नहीं दे सकती है। जिस तरह से एक बिल आ रहा है, टास्क फोर्स भी बनाई है सरकार ने, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी बात है ये टास्क फोर्स और इतने बुद्धिजीवी लोगों को, और ये पहले से बुद्धिजीवी लोग रहे हैं सदन में या उन्होंने बहुत अच्छे स्थानों पे काम किया है। सरकार आज क्यों बना रही है? 2014 में क्यों नहीं बनाया? और अगर जो 2014 से बने होता तो देश हमारा विकसित और जल्दी हो गया होता। भैया एक और सवाल है, सदन चलेगा सर, सदन चलेगा? अभी इंडिया गठबंधन के लीडर्स की बैठक है, मेरी जानकारी में नहीं आया है अभी बैठक के बाद आपको बता देंगे। भैया एक और सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दरवाजा खोले उनके लिए उत्तर प्रदेश में, वो आना चाहते हैं, बाद में पछताए नहीं। आप दरवाजा नहीं खोल रहे हैं? क्या चीज? बाद में पछताए नहीं। किसी से उलझो मत, किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल करके आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और अभी बीजेपी को हराया भी हम लोगों ने।
अभी जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब लोग हैं, अभी तो बीजेपी को हराया और कितनी महत्वपूर्ण सीटें हराई हैं। तो पीडीए के साथ और सामाजिक न्याय की स्थापना की बात लगातार हम लोग करते रहेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे। अगले सर, अभी आप जिस तरह से आप लगातार सड़क में भी कांग्रेस के साथ में हैं, अब चुनाव में भी आप कांग्रेस के साथ अभी चुनाव दूर है, अभी लोकसभा में हम सब लोग एक साथ हैं। तो ये वहाँ पर पूरा विपक्ष एकजुट है और छात्रों ने जो कुछ किया है वो धन्यवाद के पात्र हैं, निश्चित तौर पर हैं। लेकिन अमलेंदु जी, ऐसा लग रहा है कि यहाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद अब सरकार इस पूरे मुद्दे पर एक तरीके से पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। और धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा किस तरीके से लिया गया और क्या सरकार को उस बात का कोई पश्चाताप है कि हाँ, नीट की परीक्षा में, बाकी और परीक्षाओं में धांधली को लेकर, वो हम दिखाएंगे। संसद में धर्मेंद्र प्रधान को कैसे बीजेपी के सांसदों से उनको जो एक वेलकम मिल रहा है। लेकिन इधर जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सौरभ दास हैं, उन्होंने भी एक वही आरोप लगाए हैं जो लगातार विपक्ष के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए हैं। पप्पू यादव भी बता रहे थे, लिख रहे हैं कि वो एक ट्वीट किया है उन्होंने लंबा चौड़ा और कह रहे हैं कि हमें कई रिपोर्टें मिल रही हैं कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग सरकारी एजेंसियां छात्रों और दूसरे प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रही हैं, हिरासत में ले रही हैं या गिरफ्तार कर रही हैं। इसे लेकर हम बहुत चिंतित हैं। कह भी रहे हैं कि भारत सरकार को यह भी याद दिलाया जाता है कि उसे इस मामले में कल मंगलवार 28 जुलाई 2026 तक हमें लिखित गारंटी देनी है। विश्वासघात की ऐसी हरकत युवाओं को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगी। और यह महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी की, अभी किसी भी तरह की कार्रवाई का कोई आश्वासन कि मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे या फिर उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है उनको वापस ले लिया जाएगा, किसी बात की लिखित गारंटी ऐसी नहीं दी गई है। और 28 तारीख उसको रखी गई। आखिर 3 दिन का समय क्यों लिया गया, ये भी बड़ा सवाल है। करना सब सरकार को ही है। बिल्कुल समीर जी, ये करना सब सरकार को ही। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है समीर जी इन सारी बातों में, कि स्टेट के मुकदमे सेंट्रल वापस नहीं ले सकता, स्टेट गवर्नमेंट वापस लेगी। तो इस वार्ता में फिर बिहार सरकार को, बंगाल सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, इन सबको शामिल क्यों नहीं किया गया? ये तो इन सीजेपी के प्रवक्ताओं से भी सवाल है जो वार्ता करने के लिए गए थे। और आपने बिना किसी लिखित गारंटी के जेपी नड्डा के उस पर विश्वास कैसे कर लिया? यहाँ तो जुमलेबाजी होती है, यहाँ तो प्रधानमंत्री भी जुमलेबाजी करता है। और ये जानकारी गृहमंत्री देता है, मतलब उस समय का बीजेपी का अध्यक्ष जो है वो कहता है कि नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही थी वो सब जुमलेबाजी थी। तो जेपी नड्डा भी जुमलेबाजी करके चले गए और आपने जुमलेबाजी को स्वीकार कर लिया। तो ये तो सवाल इनके ऊपर भी है, इन प्रवक्ताओं के ऊपर जो कॉकरोच जनता पार्टी के। तो इनको ये समझना चाहिए था कि ये झांसा दे रही है सरकार, इस्तीफा तो दिलवा दिया इसने, दबाव में आके चुकी परिस्थितियां और ना बिगड़ जाएं। लेकिन आखिरी दम तक ये प्रयास किया गया कि इस्तीफा ना हो। आप देखिए समीर जी कि रात में 47 एनटीए के अधिकारी बर्खास्त कर दिए जाते हैं, शिक्षा सचिव का तबादला कर दिया जाता है। ये सब पहल इसलिए की गई ताकि धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जा सके। लेकिन जब नेहा बोहरा सुबह जाकर राहुल गांधी से मिल लेती हैं तो फिर ये दबाव बढ़ गया कि अगर हम सीजेपी के साथ कुछ समझौता कर भी लेंगे, आंदोलन फिर दूसरे हाथों में चला जाएगा। तो ये तुरंत इस्तीफा करवाया गया। ये असली इसका कारण जो है ये समझाता है। एक इस्तीफा देकर उसके बाद अब छात्रों को कैसे धमकाने की, डराने की कोशिश की जा रही है कि दोबारा आंदोलन न करें, दोबारा आंदोलन ना करें। स्वागत किया है धर्मेंद्र यादव का, बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान का, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये कि अब छात्रों को कि इस तरीके से उनको इतना ज्यादा उनका दमन कर दिया जाए, उनको परेशान कर दिया जाए, उनके परिवार वालों को परेशान कर दिया जाए कि दोबारा फिर वो इस तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन न करने पाए। जबकि यहाँ पूरे आंदोलन के दौरान ये दिखाई पड़ा है कि कहीं कोई अव्यवस्था, कोई अशांति छात्रों ने नहीं पैदा की। 400 हैंडल पाकिस्तानी, अभी जब ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आधे घंटे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी दिल्ली पुलिस, 400 हैंडल्स का पता लगा था। एक भी हैंडल उन्होंने ना तो सार्वजनिक किया है ना उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है। जब पुलिस खुद स्वीकार कर रही है कि पाकिस्तानी हैंडल से तो पाकिस्तानी आए होंगे फिर तो उनको पकड़ो ना। कौन रोक रहा है? अमित शाह क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए? पाकिस्तानी घुस आए, बीएसएफ जो है वहां देखती रह गई, घुसाए पाकिस्तानी और इन्हें पता ही नहीं है पाकिस्तानी घुसाए। तो अगर इतना गैर जिम्मेदार गृह मंत्री है तो उसको इस्तीफा अपने आप दे देना चाहिए। विपक्ष सही मांग कर रहा है फिर। बिल्कुल, अब ये अगर ये चर्चा होगी तो यही सारी मांगे उठेंगी, ये सारी बातें होंगी और उसमें
गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाएगा, क्योंकि इस पूरे जो पूरा का पूरा ये प्रकरण है इसमें कहीं भी नहीं दिखाई पड़ा कि कोई भी प्रशासनिक कुशलता का कहीं कोई एक उसका नमूना दिखाई पड़ा हो। शुरू से लेकर अंत तक कैसे उसको टैकल किया गया, छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, मारा पीटा गया, पैलेट गन से हमले किए गए और आखिरकार जाकर वही करना पड़ा जो उसको पहले ही कर लेना चाहिए था। सुन लेते हैं महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, क्या कह रही हैं सरकार की इस जो पूरी की पूरी कार्यशैली है इन सब को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया है और नकल रोकने के लिए, पेपर लीक के लिए कितनी गंभीर है। विधेयक फिर ला रही है अमलेंदु जी, 2024 में जो लाए थे वो क्या था? अब आप संशोधन कर रहे हैं, लेकिन बिरला जी कह रहे हैं कि ये पहला कदम उठाया जा रहा है। तो उससे पहले झांसा दिया गया था, बिल्कुल उसका मतलब 2024 में झांसा दिया गया था, तभी हुआ। तभी आप कह रहे हैं कि पहला कदम है। 2024 में जो आप कानून लेके आए थे इसका मतलब वो झांसा था, यही कहना चाहते हैं बिरला जी। सरकार भी यही कह रही है, मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि हम बड़ा कानून लेकर आ रहे हैं, पहली बार लेकर कानून आ रहे हैं। तो पहली बार कानून आप लेकर आ रहे हैं तो 2024 में लेके आए थे वो क्या था? झांसा था। तो इसको स्वीकार कीजिए, आपने झांसा दिया था और अब भी आप झांसा दे रहे हैं, झांसा तो अब भी दे रहे हैं। यहाँ समीर जी महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद में इस बिल पर कौन बोलेगा, ये एनडीए की तरफ से नाम आ चुके हैं ऑलरेडी कि कौन बोलेंगे। विपक्ष को कॉपी तक नहीं मिली है। मतलब वही कि विपक्ष को पता ही नहीं कि जो विधेयक आप जो संशोधन विधेयक ला रहे हैं आपने संशोधन किया क्या है, वो चर्चा क्या करेंगे और वो अपनी अगर उनको कुछ अपना सुझाव रखने होंगे तो कहां से रखेंगे। आपने जब बिल आ रहा है, संशोधन बिल आ रहा है तो उनको पता लग रहा है कि हाँ ये आ रहा है तो ये, लेकिन ये बिल पेश तो कर दिया गया है। सवाल ये है कि अब उस पर चर्चा कैसे होती है, पारित कैसे होता है, क्योंकि उसके पहले जो अहम मांग है वो ये है कि अमित शाह जवाब दे, दिल्ली पुलिस ने ये जो कार्रवाई की उसके लिए निर्देश आदेश किसने दिए थे। सुनते हैं महुआ मोइत्रा को क्या कह रही हैं। We have no idea. I don't think the government is in a position to tell us anything right now. I think what we have seen is the only step one. We have seen the resignation of Dharmendra Pradhan, delayed as it were. What is most important now is accountability from the Home Ministry. You cannot have, in the largest democracy in the world, children, our children, innocent, vulnerable, peaceful protesters being dragged on the street, projectile action guns, pellet guns and electric weapons being used on the children and no accountability. We have seen in Bihar yesterday and in Bengal that full page ads have been taken out identifying children. In Bengal over 70 protesters were picked up and part of this demonstration was very clearly that all FIRs against the protesters have to be withdrawn and most important, who is responsible for the brutality? Both the CRPF and the Delhi police. कह रही हैं महुआ मोइत्रा की मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास बताने के लिए कुछ है, तभी तो चर्चा उस पर कराने की मांग स्वीकार नहीं कर पा रही और बड़ा आरोप लगा रही हैं कि इस बर्बरता के लिए कौन जिम्मेदार है। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ दोनों एक ही व्यक्ति अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं, या तो उन्होंने आदेश दिए तो उन्हें जवाब देना होगा और अगर उन्होंने आदेश नहीं दिए तब भी उन्हें जवाब देना होगा। आरएएफ की पहली महिला आईजी ने माना है कि उस दिन यानी 20 जुलाई को जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया और प्रोटोकॉल के नियमों का पालन नहीं किया गया। अमित शाह को आकर इस बर्बरता का जवाब देना होगा। आज विपक्ष की यही एकमात्र मांग है और वहां पर आप देखिए कि किस तरीके से जो वहां पर बैज लगे रहते हैं, नेम प्लेट लगी रहती है, उन सबको हटाकर किस तरीके से वहां मारा पीटा गया। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज की आप अगर इतनी बर्बर कार्रवाई करेंगे तो वो कैमरों से कैसे बच जाएगी। आप अपने कैमरे खराब कर देंगे, प्रदर्शन स्थल पर कैमरे खराब हो जाएंगे, लेकिन यहाँ हजारों कैमरे हर प्रदर्शनकारी के पास है, कहीं ना कहीं तो ये रिकॉर्ड होगा ही। बिल्कुल समीर जी, रिकॉर्ड होगा ही और तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर और दिल्ली हाई कोर्ट तो ये आदेश दे ही चुका है कि कोई भी वीडियो डिलीट नहीं किया जाएगा, सीसीटीवी फुटेज डिलीट नहीं की जाएंगी। तो अगर ये कोई डिलीट करता भी है समीर जी तो फिर इसका मतलब ये जो है ये एक तरीके से सबूत मिटाने की कोशिश होगी और इसके लिए भी जिम्मेदार गृह मंत्री ही होंगे क्योंकि ये सब उन्हीं के अंडर में है। तो ये आप एक तरीके से देख सकते हैं समीर जी किस तरीके से ये हो रहा है और ये मांग अब जो बढ़ती चली जा रही है कि अमित शाह इसके लिए जो है सीधे तौर पर इस्तीफा दें। बिल्कुल सीधे ये पूरा का पूरा जो एक तरीके से कहा जाए कि आरोप लग रहे हैं वो अमित शाह के ऊपर, जो कह रही है महुआ मोइत्रा कि अगर उन्होंने आदेश दिए हैं
तो फिर सीधे सीधे वो जिम्मेदार है, और नहीं दिए तब तो ये और भी ज़्यादा गंभीर मामला है कि आखिर ये आदेश वहाँ पर लाठीचार्ज करने के और पैलेट गन से हमले के ये आदेश वहाँ पर किसने दिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि कैसे अब अन्य जगहों पर, यानी पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, इन जगहों पर कैसे प्रदर्शन करने वाले छात्रों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है और उनके पोस्टर्स लगवाए जा रहे हैं। ये अब एक बहुत गंभीर मसला है। तो अब इस पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष, और अमित शाह से बयान देने की मांग कर रहा है कि वो इस पर बयान दे, स्पष्टीकरण दे कि आखिर किसकी है जिम्मेदारी। तो ये मामला बड़ा बन चुका है और ये अभी संभलने वाला नहीं है। केवल धर्मेंद्र प्रधान से के इस्तीफे से ये अभी पूरा मामला नहीं संभलेगा अमलेंदु जी। और जगह जगह जो प्रदर्शन है, जगह जगह जो छात्रों की अपने इस बर्बरता के खिलाफ जो वहाँ पर विरोध हो रहा है वो लगातार जारी है। केवल अब वहाँ भले आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन कितना आप ढूंढेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। सवाल ये भी है कि आखिर इन सब के बावजूद सरकार को समझ में नहीं आया कि क्या दमन करके वो छात्रों की आवाज़ को, छात्रों को दबा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, इनको लगा यही था कि ये छात्रों की आवाज़ को दबा देंगे दमन करके। और चूंकि समीर जी ये सब जो है वो शाखा से आए हैं निकल कर, इन्होंने किसी ने लोकतंत्र में तो कोई अपनी ली नहीं है। सुबह उठ के शाखा में जाते हैं, वहाँ जाके जहर भरते हैं दिमाग में और चले आते हैं। तो वो जहर दिमाग में भरा हुआ था, इनको यही लगता था कि ये शाखा में जो हैं ये आंदोलन को कुचल देंगे जी। लेकिन आंदोलन ऐसे नहीं कुचले जाते हैं। आंदोलन जब कुचले जाते हैं तो आंदोलन और तेज होकर आते हैं, और तेज होकर आते हैं। तो यही यहाँ देखने को मिला। अगर ये आंदोलन कुचलते नहीं तो इतनी स्थितियाँ खराब भी नहीं होती और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं होता अगर आंदोलन नहीं कुचलते। चूंकि सोनम वांगचुक साहब तो इन्हीं के आदमी थे। अब तो सब चीज़ें सामने भी आ रही हैं, सब चीज़ें सामने आ गई हैं। और निश्चित तौर पर अगर 20 जुलाई को ये दमनात्मक कार्रवाई नहीं होती तो शायद आंदोलन इतना बड़ा नहीं होता। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर तो अड़े थे प्रदर्शनकारी, और यहाँ तक कि जो कांग्रेस और यूथ कांग्रेस और NSUI के प्रदर्शन हो रहे थे वहां भी लगातार मांग हो रही थी। जो आईएसआई और वामपंथी छात्र संगठनों के वहां पर छात्र अनशन पर बैठे थे उनकी भी मांग थी। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे तो बात शायद ना बनती, लेकिन इतना ज्यादा ये मामला गंभीर ना होता, पूरे देश में ये आंदोलन इस तरीके से न फैलने पाता। ये 20 तारीख को, 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज किया गया है उसी के बाद और बर्बरता की गई है, उसकी जो तस्वीरें, जो वीडियो आए हैं, और यही नहीं, उन्हीं जिनको पीटा गया उन्हीं के खिलाफ केस भी ला दे गए। ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन किन परिस्थितियों में लिया गया है। यानी ये बता रहा है कि दबाव में आकर डर तो गई सरकार, लेकिन इस बात का पश्चाताप नहीं है कि पेपर लीक के लिए जिम्मेदार हैं धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि उनका स्वागत किस तरीके से हो रहा है। अब या फिर तमाम लोग यही चाह रहे थे क्या कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं वो देखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि पूरी की पूरी पार्टी इस मामले में धर्मेंद्र प्रधान का किस तरह से स्वागत कर रही है कि आप भले ही पेपर लीक में शामिल थे, लेकिन आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। देखते हैं उनके समर्थन में कैसे नारे लग रहे हैं जब वो संसद भवन पहुंचते हैं। तो यार क्या कर रहे हाथ तो हटा लो यार। आराम से अब ये स्वागत धर्मेंद्र प्रधान का अमलेंदु जी, ये क्या दिखा रहा है? मतलब कि आप ये दिखा रहा है, छात्रों को चिढ़ाया जा रहा है कि देखो हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा कर भी हम पेपर लीक कराते रहेंगे, तुम पर लाठियां चलाते रहेंगे, तुम पर पैलेट गन चलाते रहेंगे। ये मोदी जी संदेश देना चाहते हैं, इसके जरिए यही समझाया सकता है समीर जी। वरना इतनी बेशर्मी के साथ जो है ये बीजेपी के सांसदों को उस व्यक्ति के जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने चाहिए थे जिसको मजबूरी में जो है रगड़ रगड़ कर इस्तीफा देना पड़ा है।
लेकिन ये भी तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मजबूरी में आके इस्तीफा लेना पड़ा, यानी प्रधानमंत्री झुक गए थे, उनके 56 इंच सीने को भी तो चैलेंज कर रहे हैं। वो 56 इंच तो जाने कब का गायब हो गया, तो इसी जनता गायब हो गया, लेकिन अब उनकी पार्टी के ही सांसद इस बात को एक तरीके से शो कर रहे हैं ना, छाती में मूंग दल रहे हैं 56 इंच की छाती पे। 56 इंच की छाती पे बीजेपी के सांसद मूंग दल रहे हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो क्या समीर जी, अब बीजेपी संसदीय दल की बैठक में धर्मेंद्र प्रधान ही संसदीय दल के नेता चुन लिए जाएंगे? मोदी जी अब जो है मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान अब प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? हाँ, जिस तरह से स्वागत हो रहा है, हीरो बनाया जा रहा है, पगड़ी पहनाई जा रही है, शॉल डाली जा रही है, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे मोदी जी का स्वागत किया जाता है, उसी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत हो रहा है। तो क्या आप धर्मेंद्र प्रधान जो है प्रधानमंत्री बनेंगे? अभी ये भी सवाल फिर शुरू हो जाएगा ना, बिल्कुल जिस तरीके से स्वागत हो रहा है। और अगर इस्तीफा देने से ही आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, पार्टी में सम्मान बढ़ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल अमित शाह भी दे दें? हाँ बिल्कुल दे, मांग हो ही रही है, मांग हो रही है। अच्छा, अब इस तरीके से स्वागत देख के तो अमित शाह के दिल में भी बेचैनी हो रही होगी कि इस्तीफा तो जल्दी से, वरना धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो हो सकता है अमित शाह भी जल्दी से इस्तीफा दे दें कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, क्योंकि एक और दावेदार पैदा हो गया। क्योंकि वहां तो जितना बड़ा जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप, वो उतना बड़ा नेता। बीजेपी का तो सिद्धांत है, आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल से लेकर और किस तरीके से बिहार तक सब जो है चीज़ें सामने आ रही हैं, वो सब देखा जा सकता है। जिसके ऊपर जितना भ्रष्टाचार के जितने ज्यादा आरोप, उतना बड़ा नेता बीजेपी में, उतना बड़ा पद मिला हुआ है। ये तो बहुत सारे उदाहरण हैं उसके, और बार बार हम लोग चर्चा करते रहे। बहरहाल ये पूरे मामले में अभी भी सरकार किस तरीके से घिरी हुई है, खासकर छात्रों के ऊपर जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है, उनको मारा पीटा गया है, उसके बाद उन्हीं के ऊपर मुकदमे लादे गए हैं, और फिर भी कोई उसका जिम्मेदार नहीं बताया जा रहा है। क्योंकि अमलेंदु, ये पेलेट गन से हमला पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, प्रतिबंधित है। इस तरीके से हमले नहीं, वो भी उन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर, युवाओं पर, 20-22 साल के, 18 साल के जो बच्चे हैं, उनके ऊपर इस तरीके से हमला हो रहा है। प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं, एक बार सुनते हैं। जो सरकार ने जिस तरीके से छात्रों पर हमले किए हैं, और मांग जो चर्चा कराने की मांग है इस पर, वो सरकार क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। ये घटना में मैं बिहार सामने आ रही है, हद हो गई। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? AK-47 आर दीस टेररिस्ट? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? आप लोगों ने आवाज उठाई थी कि कार्रवाई। तो ये है वहां पर AK-47 हमला, वो टेररिस्ट नहीं है। और लड़कियों के परिजनों को, उनके पेरेंट्स को, माता पिता के पास जाकर उनको धमकाया जा रहा है कि आपकी लड़कियां प्रोटेस्ट में क्यों गई, प्रदर्शन में क्यों गई। अब वही सवाल पूछ रही हैं, क्या लड़कियां प्रदर्शन में नहीं जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल यही सवाल पूछ रही हैं प्रियंका गांधी और समीर जी। ये काफ़ी अब मसला बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। जिस बेशर्मी के साथ आज बीजेपी के सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया है, यानी 22 छात्रों की जो अपनी जान ले ली उन्होंने, उसका जिम्मेदार व्यक्ति जो ठहराया जा रहा है, उसका इस बेशर्मी के साथ जो है स्वागत किया जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं हम बड़ा कानून लेकर आने वाले हैं आज, तो यानी इसके साथ आप चिढ़ा रहे हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी। ये बेशर्मी एक तरीके से है बिल्कुल यहाँ पर। और किस तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं उनको ढूंढा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, और कैसे उनके साथ अभी भी बर्बरता की जा रही है, उनके परिजनों को परेशान किया जा रहा है। आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उनको भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। खासतौर से पटना में, बिहार में जो कुछ हुआ है, और जिस तरीके से वहां जो दावा कर रहे हैं पप्पू यादव की 800 से ज्यादा छात्रों को जेल भेज दिया गया है। लड़कियों को, जो छात्राएं वहां पर शामिल रही, उनके परिजनों को धमकाया जा रहा है पुलिस की तरफ से। तो ये इसको लेकर अब ये मामला मुझे लगता है अमलेंदु जी की और भी ज्यादा बड़ा बनने वाला है, क्योंकि सरकार को लगा कि चलो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे ले, लेकिन हमेशा के लिए छात्रों की आवाज हम बंद कराने का तरीका अपनाएं। लेकिन अभी भी अगर उसको ये समझ में नहीं आया है कि छात्रों का विरोध, युवाओं का विरोध कहां तक ले जा सकता है, तो फिर ये उसके सलाहकारों के ऊपर बड़े सवाल उठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, उसके सलाहकारों के ऊपर बहुत सवाल उठते हैं, और सलाहकार पता नहीं कौन है समीर जी सलाह देते हैं। हम लोग यही सलाह मान लेते हैं, भले ही हमको आप दुश्मन माने, तो समीर जी इतना सब गड़बड़ी नहीं होती।
हम लोग लगातार सलाह दे रहे थे कि एडवेंचर मत कीजिए इस आंदोलन के साथ, एडवेंचर मत कीजिए। आप एडवेंचर करेंगे तो आंदोलन बढ़ेगा, और एडवेंचर किया आंदोलन बढ़ा, और एडवेंचर की वजह से ही आपका ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी कराना पड़ा। अगर आप एडवेंचर नहीं करते तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं होता। तो ये सब आपके एडवेंचर की वजह से हुआ। लेकिन अब जो आप बिहार में कर रहे हैं समीर जी, ये आप एक बहुत बड़े आंदोलन को दावत दे रहे हैं पूरे देश भर में। अभी तो सिर्फ जंतर मंतर केंद्र था, पूरे देश में एक ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बिहार में जो आप कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से काबिले बर्दाश्त नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री जी, हाँ, गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी हैं, और सुप्रीम कोर्ट कह भी रहा है कि शांतिपूर्ण जो है वो आंदोलन जो है वो संवैधानिक आधार गारंटी है जी। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है संविधान में अधिकार मिला हुआ है, मौलिक अधिकार है। आपकी सरकार के खिलाफ आप विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और वही उसी तरीके से ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन उन छात्रों के ऊपर भी उनको मारा पीटा गया, और उसके बाद कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सुन लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं आरजेडी के सांसद मनोज झा। देखिए, जाहिर तौर पर बिल आने दीजिए, तमाम व्यवस्थाएं और दुरुस्त हों, लेकिन क्या व्यवस्थाएं नहीं थी? क्या कानून नहीं थे? कानून ना होने की वजह से पेपर लीक नहीं हो रहा था, कानून के बावजूद पेपर लीक हो रहा था, क्योंकि रसूखदार लोग इन्वॉल्व हैं। पहले तो रसूखदार लोगों के प्रति अपना नजरिया बदलिए। अयोध्या में चंदा डकैती हुई, कानून नहीं है क्या? लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी, अगर वही डकैती में शामिल हो जाए तो क्या होगा? अब नंदन निनकेरी जी के, तो ये इन सब चीजों के प्रति अगर ईमानदारी है तो स्वागत है, लेकिन अगर उद्देश्य हेडलाइन मैनेजमेंट है कि खबरें थोड़ी बदलें, मीडिया में जो उनका इकोसिस्टम है ये बार बार इसको चलाए, तो ये बेईमानी है। अब नियत से नीति तय होगी। तो ये किस तरीके से कानून तो था ही, और अभी तो आप ही ने कानून बनाया 2024 में। अब ओम बिरला जी कह रहे हैं कि ये पहला कदम उठाया जा रहा है, सब लोग आए चर्चा करें। यहाँ सैकड़ों छात्रों को पीट के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, किसने पीटा, किसके आदेश पर पीटा, उस पर कोई बात ना हो, कोई चर्चा ना हो, पूरी संसद उस पर खामोश हो। छात्र पीटे जाए, उनके खिलाफ मुकदमे लादे जाएं, और पूरी संसद खामोश हो, विपक्ष भी खामोश हो जाए, यही कहना चाह रहे हैं ओम बिरला। लेकिन कानून तो बाद में बनेगा, और कह रहे हैं मनोज झा कि कानून तो पहले भी था, कानून को लागू करने वालों की नीयत कैसी है? सवाल तो ये है। और सही सवाल उठा रहे हैं कि भाई पेपर लीक कानून ना होने की वजह से थोड़ी ना हुआ, कानून होने के बाद पेपर लीक हुआ। 2024 में आप ही कानून लेके आए, राष्ट्रपति ने बाकायदा घोषणा की संसद के दोनों सदनों के उसमें पहले ही अपने भाषण में कि कानून लाया जाएगा और इस पर पेपर लीक पर, उसके लाने के बाद ही तो पेपर लीक हुआ। अच्छा, जिसकी गिरफ्तारी हुई मोदी जी ने जारी किया, साहब कि वो जेल में सड़ रहे हैं, वो जिसके ऊपर आरोप था संजीव मुखिया, वो तो बाइज्जत बरी हो गया। नहीं, यही सीबीआई जो जांच कर रही है, और जिसकी जांच पर इतना भरोसा है कि उसी को फिर जांच दी गई है, ये नीट वाले की नीट की इसी को जांच दी गई है, और 2024 में भी इसी को जांच दी गई थी। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से समीर जी अब ये आंखों में धूल झोंकने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। अब कितना कामयाब होती है आने वाला समय बताएं। बिल्कुल वही कह रहे हैं मनोज झा कि केवल हेडलाइन मैनेज करने के लिए या फिर आप उसको मुद्दों से भटकाने के लिए सब कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। नीति बनाने में आपकी नीयत कैसी है वो महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यहाँ पर आप कानून बनाएं, नकल कर बनाने का, फिर उसको संशोधन करें और लीक होता जा रहा है पेपर। आखिर कैसे हो रहा है? तो सवाल ये है कि जो उस प्रक्रिया में लगे हैं, उसको अमल में लाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ आप क्या कदम उठा रहे हैं अगर वो यह पेपर लीक कर रहे हैं कानून होने के बावजूद? ये बड़ा सवाल है। आपकी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? 2 साल आप उनको जेल में रखने के बाद फिर बाइज्जत बरी कर दे रहे हैं क्या इसी तरीके से? और कोई आपको सबूत नहीं मिल रहा है। पूरी दुनिया के पास सबूत है, लेकिन जांच करने वाली एजेंसियों के पास कोई सबूत ही नहीं है। ये बड़ा सवाल है। बहरहाल ये जिस तरीके से दमन किया गया छात्रों का और उसके बाद अभी भी ये कार्रवाई जारी है, उसको लेकर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, एक बार उनको भी सुनते हैं कि कैसे पैलेट गन से हमले किए गए, जो कि पूरे दुनिया में ये प्रतिबंधित है, लेकिन यहां पर उन छात्रों के ऊपर ये प्रयोग किया गया इनका जो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पवन खेड़ा को सुनते हैं। माफीनामे की बात बार-बार आपने, वो तो है ही है, करना ही पड़ेगा। आप नौजवानों पर इस तरह से पैलेट गन्स चलाएं और सोचें कि पार्लियामेंट में उसकी आवाज नहीं उठेगी तो गलत है।
कांग्रेस ये भी तंज कर रही है कि जिस नंदन नीलकणी को आपने सेलेक्ट किया वो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े हैं। इनका बिना कांग्रेस के सहारा नहीं। आज कितने मुख्यमंत्री इनके जो हैं इनके, लेकिन ओरिजिनली कहां से आए हैं? बिना कांग्रेस के नरेंद्र मोदी सांस भी नहीं ले सकते। लेकिन सर हाउस नेहरू से शुरू करते हैं, नंदन नीलेकणी तक आ जाते हैं। लेकिन सर प्रधानमंत्री खुद अब सामने हैं कई वायदे के साथ, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। देखिए, आज जिस तरह से उनका इकबाल खत्म हो गया है, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो नैतिक ताकत थी वो खत्म हो चुकी है। मेंबर ऑफ राज्यसभा महेश जेठमलानी ने सवाल उठाया है कि सीजेपी के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो होटल में संगीत बजाकर आनंद कर रहे हैं। महेश जेठमलानी जी को कहिए, सलाह दे रहे हैं हम उनको, शांत रहें, उनका मुंह बंद रखें, उनमें उन्हीं का लाभ है और उनकी पार्टी का भी लाभ है। सही वक्त पे बोलना अच्छा रहता है, गलत वक्त पे मुंह खोलने में बहुत नुकसान होता है, उन्हें समझ लेना चाहिए। सर, वन लाइन क्वेश्चन, विदाउट अपोलॉजी नो डिस्कशन। अपॉलॉजी तो करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी और जवाबदेही पैलेट गन्स की लेनी पड़ेगी। तो अमित शाह को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और दिल्ली पुलिस सीधे सीधे उनके अंडर में है। वो आरएएफ जो रैपिड एक्शन फोर्स जो डंडे बरसा रही थी उनके अंडर में है, पैलेट गन्स बरसा रहे थे, सब उनके अंडर में है। तो किसने आदेश दिया? और आपने नहीं आदेश दिया तो किसके आदेश पर उन्होंने बरसाना शुरू कर दिया? अब ऐसे तो कहीं भी प्रदर्शन हो रहा होगा, आरएएफ जाएगी और डंडे मारना शुरू कर देगी, पैलेट गन चलाना शुरू कर देगी। बिल्कुल 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 समीर जी, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, इसका एक प्रोटोकॉल है। और कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों से निपटने का अलग प्रोटोकॉल है, प्रदर्शनकारियों से निपटने का अलग प्रोटोकॉल है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त भी हुआ है। कल इसकी सुनवाई फिर से है सुप्रीम कोर्ट में। अब कल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। हालांकि सीजीआई साहब जो पहले तो बहुत गलत टिप्पणी कर चुके हैं और उसको अब मालूम पड़ गया है, चूंकि ये गुस्सा जो है दिखाई पड़ रहा है किसी इन टिप्पणी। भाई देखिए, ये जो कहीं ना कहीं उनकी टिप्पणी इसके पीछे है। आपने उन बेरोजगारों को, उन युवाओं को, उन छात्रों को आपने बता दिया कि सब कॉकरोच हैं, कीड़े मकोड़े हैं। मतलब धर्मेंद्र प्रधान अगर किसी के प्रति गुस्सा जताएं तो एकमात्र शख्स जो है वो सीजेआई हैं। मतलब जिन्होंने ये तैयार किया वो हुआ। हालांकि नहीं आती कुछ जनता पार्टी तो कोई और आता समीर जी, मतलब वो तो तैयारी थी, कोई ना कोई आएगा, लेकिन उसको लपक लिया कुछ जनता पार्टी ने, ठीक है वो लपक लिया। लेकिन ये इसके पीछे मतलब सीजेआई की जो टिप्पणियां हैं वो संविधान के विरुद्ध समझी जा सकती हैं समीर जी। आप डाइस पर बैठकर जो है सीजेआई की कुर्सी पर बैठकर और आप इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं जो कि आप संविधान के कस्टोडियन है भाई। और आप ही अगर संविधान के कस्टोडियन होकर संविधान की रक्षा नहीं करेंगे, संविधान के ऊपर कोई आक्रमण हो रहा है आप उसकी रक्षा नहीं करेंगे, उल्टा जो आपसे न्याय मांगने के लिए पहुंचा आप उसको दुत्कार रहे हैं, तो हो गया फिर न्याय। तो इसलिए सवाल जो है बिल्कुल उठ रहे हैं। बिल्कुल ये सवाल उठ रहे हैं और मांग की जा रही है कि यहाँ पर चर्चा कराई जाए। और जिम्मेदारी किसकी है? वो गृह मंत्री अमित शाह इस पर बयान दें संसद में, और जब तक वो बयान नहीं देते हैं उनसे बयान देने की मांग की जाती रहेगी। यहाँ पर विधेयक लाकर जो पेपर लीक विरोधी कानून है उससे संबंधित विधेयक लाकर शायद दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा संभव होने नहीं पाएगा जिस तरीके से पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई पड़ रहा है इस पूरे मुद्दे पर। डिंपल यादव जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर जो अपनी बात रखी है, यह बड़ी हैरानी की बात है अमलेंदु जी, जो प्रियंका गांधी कह रही कि जो छात्राएं प्रदर्शन में आई थी, लड़कियां प्रदर्शन में आई थी, उनके घर वालों को जाकर पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं कि आपने कैसे भेज दिया प्रदर्शन करने के लिए। बिल्कुल समीर जी, चूंकि इस प्रदर्शन की जान ही लड़कियां थी जी, तो इसलिए अब ये परेशानी हो रही है कि लड़कियां जो हैं इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दिया। ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है समीर जी, ये समझिए कि नरेंद्र मोदी के पतन की शुरुआत है। तो नरेंद्र मोदी के पतन की शुरुआत जो है वो लड़कियों ने लिख दी, जेनजी लड़कियां थी, उन्होंने लिख दी। जिस तरीके वहां नारे लगे कि 56 इंच का छोटा बंदर भाग नरेंद्र, आरएसएस की चड्डी उतारो, इस तरह के सब जो नारे लगे, तो ये अब ये समझ में आ गया है कि जो जेनजी है, जो नई पीढ़ी है, वो किस तरीके से अब बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ खुलकर खड़ी हुई है। तमाम लड़कियां ऐसी थी जो मास्क पहन के आई कि हमारे परिवार वाले जो है माता पिता वो सब अंधभक्त हैं और हमें परिवार से भी विद्रोह करना पड़ रहा है यहाँ आने के लिए। हालांकि बहुत सारी लड़कियां थी अपने परिवार परिजनों के साथ भी आई थी, उनके पेरेंट्स भी साथ, उनके पेरेंट्स भी आए थे, बहुत सारे लोग लेके आए और कई महिलाएं जो थी अपने बच्चों को लेकर आई कि जब चलो चलना है। तो ये सारे दृश्य भी देखने को मिले। तो यानी समीर जी एक तरह से देखा जाए कि बीजेपी के खिलाफ जो एक माहौल बन रहा है इनकी नीतियों को लेकर, ये बीजेपी अभी भी समझने को तैयार शायद नहीं है। उसको लग रहा है कि अभी इसके बावजूद अभी समझ में नहीं आया कि ये जो आक्रोश है, ये जनता का और युवाओं का ये आक्रोश आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान का मतलब ये है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें आप ये देखिए अमलेंदु जी, कि जिस तरीके से एक बहुत ही
व्यवस्थित तरीके से, कोई कॉल नहीं थी, कुछ नहीं था, अपने मर्जी से लोग आए हुए थे, लेकिन वहां किसी तरह की ना तो कोई भगदड़ हुई, ना कोई अभद्रता हुई, ना कुछ हुआ। और आप वहां की जो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीजें हैं कि वॉलंटियर्स अपने आप वहां झाड़ू लगा रहे हैं, जिन्होंने शायद अपने घर में कभी डस्टबिन में अपना कागज भी नहीं डाला होगा, ऐसे ऐसे हम देख रहे थे कि वहां सफाई कर रहे हैं और डस्टबिन में कूड़ा उठाकर फेंक रहे हैं। यानी किसी भी तरीके का वहां मिसमैनेजमेंट ना होने पाए, इस तरीके की वहां पर जो पूरी व्यवस्था थी वो दिखाई पड़ रही थी। उन छात्रों की मांगों को, उनका जो एक कह लीजिए कि एक डेडिकेशन था, जिजीविषा थी, आखिर सरकार उसको कैसे इग्नोर कर सकती है, बड़ा सवाल है। सुन लेते हैं क्या कह रही हैं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पे भी अत्याचार नहीं रुक रहा है, और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है, आपको प्रदर्शन की, अभिव्यक्ति की, बोलने की, विरोध करने की, उस आज़ादी को कैसे खत्म किया जा रहा है। और क्या देखने में आया कि वहां सवाल ये उठाए जा रहे थे कि यहाँ तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इंकलाब जिंदाबाद कोई देश विरोधी नारा हो। अमलेंदु जी, हाँ नहीं, कुछ पहुंचे थे जो जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उसके रिपोर्टर्स पहुंचे थे, वो कह रहे थे कि यहाँ तो आपत्तिजनक नारे लग रहे हैं, तो उसमें इनकलाब जिंदाबाद का सबसे पहले उनको याद आया कि इनकलाब जिंदाबाद जो आपत्तिजनक नारा लग रहा है। अच्छा ये समझिए, ये तो आपको याद होगा कि वो अमित शाह जी थे, वो संसद में खड़े होकर कह रहे थे फैशन बन गया है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। जी हाँ, बिल्कुल, बड़ा है ना, बड़ी चर्चा थी। तो वहां से वो नारे भी लग रहे थे, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम। तो ये सब परेशानी तो देने वाले हैं। अब इनकलाब से इन विचारों का क्या लेना देना, ये तो इनकलाब के विरोधी है, क्रांति के विरोधी है, प्रतिक्रांतिकारी है, ये सब शाखाओं में इनको यही सिखाया जाता है। तो इनको परेशानी होना तो स्वाभाविक है, जय भीम के नारे से भी परेशानी होना स्वाभाविक है, वो सब किया जाता। लेकिन समझिए इन सब परेशानियों के बावजूद आज जब वो सदन में पेश किया जा रहा था, तो बताया गया कि सब वो धर्मेंद्र प्रधान ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। तो अगर नैतिक जिम्मेदारी ले ली है तो इसका मतलब आप स्वीकार कर लेना आपने कराया। तो सीधे सीधे कहने में हर्ज क्या है, आपने पेपर लीक कराया। जब आप बिल प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो है नैतिक जिम्मेदारी ले ली है, तो नैतिक जिम्मेदारी लेने का मतलब ये कि आपने कराया पेपर लीक, वरना हुआ है तभी तो आप नैतिक जिम्मेदारी। भाई रेल एक्सीडेंट जब हुआ था तभी तो शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था, वरना आप कहते भाई धर्मेंद्र प्रधान का इसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन छात्रों की मांग थी इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप कह रहे कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया, तो नैतिक जिम्मेदारी आपने इतने समय बाद ही क्यों ली भाई? एनटीए के चेयरमैन का सुना होगा आपने कि यहाँ पेपर तो लीक ही नहीं हुआ, तो 2-4 क्वेश्चन थे इधर, जो क्वेश्चन थे वो उसको लेकर। तो अगर ये कहा सरकार भी कह रही थी कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, तो अब आप कैसे स्वीकार कर रहे हैं कि नैतिक जिम्मेदारी ली पेपर लीक की? सरकार भी तो ये कही थी पेपर लीक नहीं हुआ कोई भी। बिल्कुल। तो अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो जिम्मेदारी क्यों ले ली फिर धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी? नैतिक जिम्मेदारी लेने का मतलब है सरकार ने स्वीकार किया कि पेपर लीक हुआ और बीजेपी सरकार ने ही पेपर लीक कराया, मोदी जी की सरकार। बिल्कुल, ये चीज एक तरीके से स्वीकार कर ली गई है, लेकिन स्वीकार तो है ही क्योंकि वो साफ दिखाई पड़ रहा है। उसमें दोषी कौन है, उनको कोई सजा मिलती है या नहीं मिलती, या फिर सजा उन्हीं को दी जाएगी जो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पर पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट है और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से इस पर जवाब देने का, इस पर उनको एक बयान देने की मांग कर रहा है। अब देखना यह है कि बयान देते हैं कि नहीं। अब 2 बजे फिर से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी, उसमें क्या कुछ होता है इस बिल पर, यानी जो पेपर लीक कानून बना है इस पर चर्चा होती है, या फिर अमित शाह से बयान लेने पर विपक्ष अड़ा रहेगा, ये देखना होगा। आपको अपडेट करेंगे तमाम इन खबरों से, इन सारे मुद्दों से। लगातार आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।